दोस्तों आज मैं आपको 5 दिन का जो एसएसबी प्रोसीजर है ये अपना वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप सबको चेस्ट नंबर दिए जाते हैं, उसके बाद आप सब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आते हो आफ्टर ब्रेकफास्ट 9 o'clock। और सबसे पहले आपका OIR टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये 2 पार्ट में होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि वर्बल किस तरीके से होता है और नॉन वर्बल किस तरीके से होता है। और फिर PPDT होता है। इसके बाद में लंच के बाद में आपका जो रिजल्ट है OIR का और PPDT का, उसके बाद में रिजल्ट घोषित किया जाता है। और जो कैंडिडेट्स क्लियर कर देते हैं एग्जाम, उनको अलग से टेस्ट नंबर मिलता है और वो डे 2 में टेस्ट देते हैं। डे 2 में सबसे पहला टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें TAT, WAT, SRT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद डे 2 शाम को ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, या इंटरव्यू आपका डे 3 और 4 में होता है। डे 2 से भी स्टार्ट हो सकता है आपका इवनिंग से इंटरव्यू। उसके बाद में GTO टेस्ट होता है। जो GTO टेस्ट होता है वो आपका जनरली डे 3 एंड डे 4 में होता है। ये मॉर्निंग्स में ही होता है, बट अगर कैंडिडेट ज्यादा है तो इवनिंग में भी ये टेस्ट कभी कभी चल सकता है। और डे 5 आपका कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में तीनों टेक्निक है, जो GTO टेक्निक, इंटरव्यूइंग ऑफिसर टेक्निक और साइकोलॉजिकल टेस्ट टेक्निक, जिसको मनसा वाचा कर्मणा भी बोलते हैं। उन तीनों टेक्निक से पता लगाया जाता है कि कैंडिडेट केपेबल है कि नहीं है बोर्ड में रिकमेंड होने के लिए। और इसका जो आपका रिजल्ट है ये कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कस करके कॉन्फ्रेंस के बाद आपको रिजल्ट दिया जाता है। ये है 5 दिन का प्रोसेस। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि हर दिन क्या क्या एक्टिविटी होती है। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि डे 1 में आपका OIR वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल में नंबर्स एंड वर्ड्स, सीक्वेंस एंड सीरीज में होते हैं। नॉन वर्बल में साइंस और सिंबल्स होते हैं जो सीक्वेंस और सीरीज में होते हैं। आपको उसका अगला वाला पता करना है। सो ये होता है OIR। इसमें OIR आपका 1 होता है 80% से ज्यादा, OIR 2 होता है 75 to 80%, OIR 3 होता है 70 to 75% और डाउन बिलो। और दूसरा होता है इसमें टेस्ट PPDT। PPDT में जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाया जाता है, हेजी पिक्चर। उसके बाद आपको 1 मिनट मिलता है आंसर शीट में डिटेल फिल करने में। जो डिटेल होते हैं उसका एक्शन क्या हो रहा है, और बॉक्स वाली डिटेल होते हैं। बॉक्स वाली डिटेल होती है कि नाम, एज, जेंडर और मूड, ये 3 डिटेल होती है, और लोकेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। और उसके बाद आपको 4 मिनट मिलते हैं उस पिक्चर के अराउंड स्टोरी लिखने के लिए। और इसके बाद में पिक्चर परसेप्शन होने के बाद में आपका डिस्कशन टेस्ट होता है, जिसमें कि सबको 1-1 मिनट मिलता है अपनी स्टोरी बताने का। 1-1 मिनट स्टोरी बताने के बाद में फिर डिस्कशन के लिए फ्लोर ओपन हो जाता है। आपके जो सामने बैठे होते हैं 3 इवेल्युएटर होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, साइकोलॉजिस्ट TA होता है, और GTO होता है। ये आपका परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके हिसाब से इवेल्युएट करते हैं। आपको फिर डिस्कशन के बाद कॉमन स्टोरी पे आने के लिए बताया जाता है, और उसके बाद आपको वहां से रवाना कर दिया जाता है। आपका रिजल्ट जो है दोनों का, OIR टेस्ट का और PPDT का मिला के स्क्रीनिंग का, वो लंच के बाद बताया जाता है। लंच तक इवेल्युएट होता है, और लंच के बाद फिर आपको दूसरे टेस्ट नंबर मिलते हैं। जो स्क्रीन इन हो गए हैं, जो स्क्रीन आउट हो गए हैं, उनको वहीं से स्टेशन छोड़ दिया जाता है। डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं मॉर्निंग में, जिसमें थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट पहला टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको 12 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, एक के बाद एक 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाया जाता है, और आपको 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए। आपको ब्रीफिंग दी जाती है उसकी कि जेंटलमैन, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन इन which will differ from each another. You will see the picture for 30 seconds. You will have to write a story around the picture, what has led to the situation, what is going on, what will be the likely outcome of the situation. You don't have to describe the picture, but you have to write the
story around the picture and describe the thoughts, feelings and emotions of the characters involved. You will be shown 12 pictures one after another, in which the 12th picture would be a blank picture which you can assume a picture of your own and write a story around it. इस तरीके की कुछ ब्रीफिंग देते हैं आपको टीएटी में। एक प्रेजेंटेशन चलती है जिसमें 12 पिक्चर दिखाए जाते हैं, 30 सेकंड के लिए दिखाए जाते हैं, 4 मिनट ब्लैंक हो जाता है स्क्रीन, मतलब आपको लिखना है इस तरह। और 12th जो स्लाइड होती है वो ब्लैंक स्लाइड होती है और उसमें आपको एज्यूम करके एक पिक्चर आपको स्टोरी लिखनी है। दूसरा टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको 15 सेकंड के लिए पिक्चर वर्ड दिखाया जाता है और जो फर्स्ट थॉट आपको आता है वो आपको लिखना है। ये आपको 60 ऐसे वर्ड्स दिखाए जाते हैं और हर 20 वर्ड के बाद में आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है पेज चेंज करने के लिए। नेक्स्ट टेस्ट आपका होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 60 सिचुएशंस मिलती हैं और 30 मिनट्स होते हैं ये सारी सिचुएशन का आपको रिएक्शन लिखने के लिए। सिचुएशन इस तरीके से मिलती हैं कुछ कि आप कहीं से ट्रेन से आ रहे हो और आप एसएसबी देने जा रहे हो और उसके बीच में ट्रेन में फाइट हो रही है, तो आप क्या करोगे। आपको इस तरीके से सिचुएशन मिलती है और अपने एम्पैथी के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से आपको इसका लॉजिक के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से इसका आंसर लिखना होता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं। इसमें आपको 15 मिनट मिलते हैं, मतलब 5 मिनट पर पैराग्राफ में। इसमें आपको ओपिनियन लिखनी है, योर पेरेंट्स ओपिनियन, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो और किस तरीके के पर्सन यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। ये सारे टेस्ट होते हैं आपके डे 2 पे साइकोलॉजिकल टेस्ट के तहत। जीटीओ टेस्ट है वो डे 3 और डे 4 में होते हैं, जनरली मॉर्निंग में होते हैं, बट अगर बैच साइज ज्यादा है तो ये टेस्ट इवनिंग्स में भी कैरी आउट हो जाते हैं। जनरली 2 जीटीओ होते हैं इनको कैरी आउट करने के लिए, लेकिन अगर बैच साइज ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा जीटीओ भी दूसरे बोर्ड से ले सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट इसमें होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन GD1 और GD2 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। GD1 में आपको 2 टॉपिक्स या 2 से ज्यादा टॉपिक्स ग्रुप को देते हैं। ये जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं और इनमें से एक चॉइस करना होता है और उस पर डिस्कशन होता है। GD2 में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, सोशल टॉपिक, सोशल अवेयरनेस वाला टॉपिक, और उस पे ही आपको डिस्कशन करना होता है। सेकंड है इसमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आपको जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, एक बोर्ड होगा या सैंड मॉडल होगा, उसका आपको डिस्क्रिप्शन किया जाएगा कि इसमें रोड कहाँ है, इसमें तालाब कहाँ है, इसमें घर कहाँ है, डिस्टेंसेस और मार्क होंगे। उसमें कच्चा रोड किस हिसाब से मार्क होगा, पक्का रोड मार्क होगा, और इसकी आपको इंट्रोडक्शन टू द बोर्ड दे देंगे। उसके बाद में नरेशन दे देंगे। नरेशन में 3 से 4 प्रॉब्लम होंगे और उसके बाद में आपका इंडिविजुअल सोल्यूशन मांगेंगे और पेज में लिख के आप 2 सोल्यूशन, और फिर ग्रुप का सोल्यूशन मांगेंगे उस रिक्वायरमेंट के लिए। ये होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क 45 मिनट का होता है और इसमें 4 ऑब्स्टिकल होते हैं। इसमें कैंडिडेट्स को स्टार्ट से फिनिश तक जाना होता है। जनरली 15 से 20 फीट का डिस्टेंस होता है। उनके पास में एक लोड होता है जो उनको कैरी करना होता है, और हेल्पिंग मटेरियल जो उनके पास हेल्पिंग मटेरियल होता है। हेल्पिंग मटेरियल में उनके पास एक बल्ली, प्लैंक और एक रोप होती है। और इसमें कई रूल होते हैं जो आपको आगे भी रूल यूज होंगे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, जो हाफ ग्रुप टास्क में और कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क में। इसमें सबसे पहला रूल होता है रूल ऑफ रिजिडिटी, जिसमें कि आप 2 रिजिड चीजें नहीं बांध सकते जो आपके हेल्पिंग मटेरियल है। प्लैंक और बल्ली आप नहीं बांध सकते। रूल ऑफ कलर, रूल ऑफ कलर में आता है कि आप रेड जो एरिया मार्क है वो आपकी आउट ऑफ बाउंड्स है, वो आपको कैंडिडेट्स नहीं यूज कर सकते, उस एरिया को पैर नहीं रख सकते या बॉडी पार्ट नहीं टच कर सकते हैं, उसको आपका लोड नहीं टच कर सकता और हेल्पिंग मटेरियल नहीं टच कर सकता। उसके बाद में वाइट एरिया है, उसमें ये तीनों आपके टच हो सकते हैं।
उसके बाद में ब्लू एरिया आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स इसको इसमें जा सकते हैं या टच कर सकते हैं। जो लोड है और हेल्पिंग मटेरियल है ये नहीं होता है। रूल ऑफ डिस्टेंस होता है कि 3 फीट से ज्यादा डिस्टेंस आप जंप करके क्रॉस, 3 या 4 फीट से ज्यादा डिस्टेंस आप जंप करके क्रॉस नहीं कर सकते, आपको उसको ब्रिज करना ही होगा। और उसके बाद रूल ऑफ इंफिनिटी आता है कि स्टार्ट लाइन और एंड लाइन इनफिनाइट है कि आप किसी को साइड से ऑब्स्टिकल के नहीं जा सकते कि बस ऑब्स्टिकल इतना है। तो ये सारे रूल्स होते हैं, मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये आपको बाकी टास्क में भी, ग्रुप टास्क में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसमें कि आपको एक ऑब्स्टिकल में जाना होता है और आपके पास में एक टेंट फोल्ड करके होता है, उसको ले जाना होता है। ठीक है, वो स्नेक जैसा लगता है, इसीलिए कभी कभी इसको स्नेक रेस भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में जैसे ग्रुप को आधा कर देते हैं, 15 का ग्रुप है तो 7 या 8 का ग्रुप बना के दोनों ग्रुप को ब्रीफिंग दे देते हैं, फिर एक ग्रुप को टास्क कराते हैं। जो पहले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 4 टास्क थे और 45 मिनट था, इसमें आपका एक ही टास्क है और 20 मिनट आपको मिलते हैं। फिर दूसरे ग्रुप इस ग्रुप का होने के बाद फिर दूसरे ग्रुप को बुला लेते हैं और वो अपना टास्क करता है। उसके बाद में आता है आपका इंडिविजुअल लेक्चरेट। इसमें आपको 3 मिनट मिलते हैं, ये इंडिविजुअल होता है और ये जनरली जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स पे होता है। हर कैंडिडेट को 3 मिनट मिलते हैं प्रिपेयर करने के और उसको 3 मिनट मिलते हैं नरेट करने के। और आप यकीन मान सकते हो कि 3 मिनट बहुत कम कैंडिडेट्स नरेट कर पाते हैं या उस पर बात कर पाते हैं। सो इसका प्रिपरेशन बहुत जरूरी है इंडिविजुअल लेक्चर्स का। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि इसका आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो। लेक्चरेट के बाद में आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। आपके 10 ऑब्स्टिकल होते हैं और ये आपको 3 मिनट में क्रॉस करने होते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल ऑप्शनल होते हैं जिनमें कि आप नहीं जाओ तो आपको मार्क्स आपके कट नहीं होते हैं, 55 मार्क्स होते हैं और आप अगर टाइम के अंदर कर लो तो आप दूसरा रिपीट भी कर सकते हो उसको, लेकिन आप एक ऑब्स्टिकल को एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। इसके बाद में आ जाता है आपका कमांड टास्क। कमांड टास्क में आपकी एबिलिटी टू कमांड एंड गेट द वर्क डन काम वो टेस्ट होता है। आपको जीटीओ ब्रीफिंग देता है और उसके बाद में आप अपने ग्रुप के नुमाइंदे कुछ चुनते हो करने के लिए, आपके साथ में उस टास्क में हेल्प करने के लिए। इसके बाद में फाइनल ग्रुप टास्क होता है। ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद में जो टास्क है इसमें पूरा ग्रुप होता है और ये सेम एज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जैसा होता है और सारे रूल्स जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में अप्लाई होते हैं ये फाइनल ग्रुप टास्क में भी अप्लाई होते हैं। तो ये आपका जो जीटीओ टेस्ट है ये डे 3 और डे 4 पे होता है। ये टेस्ट, इस टेस्ट में भी 2 जीटीओ होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं और इसमें आपको ग्राउंड में आपकी टेस्टिंग होती है कि किस तरीके से आप परफॉर्म करते हो। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी पता चलता है, फिजिकल फिटनेस भी पता चलता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपका करेज, डिटर्मिनेशन, स्टेमिना, ये सारी चीजें ग्राउंड में पता चलती हैं। सो जीटीओ प्रिपेयर करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, स्टेमिना वाली एक्टिविटी है, ये करनी पड़ेगी क्योंकि ये लगता इजी है लेकिन जैसा देखा गया है कैंडिडेट्स इतने फिट नहीं होते हैं और पूरा कर। जो आपका इंटरव्यू है ये सेकेंड डे के इवनिंग में भी हो सकता है, थर्ड डे और फोर्थ डे मॉर्निंग या इवनिंग में, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आईओ। कैंडिडेट्स अगर अवेलेबल है इवनिंग में तो उनका जो ड्रेस होता है वो फॉर्मल ड्रेस होता है, शर्ट होता है विथ टाई, पैंट, शूज। और अगर मॉर्निंग में है उनका जीटीओ टास्क से आ रहे हैं तो वो अपना गेम ड्रेस में भी आके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। सबसे पहले आके आपको खड़े होना है और दरवाजा ठोक के फिर अंदर आना है। परमिशन देने के बाद में खड़े हो जाओ, पूछो बैठने के लिए या बैठने के लिए बोला जाए तो ही बैठो, स्लाउच होके नहीं सीधे होके बैठो।
ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस एक बराज ऑफ क्वेश्चंस या से 6-7 क्वेश्चंस एक साथ पूछे जाते हैं। जैसे सीक्वेंस होते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, बताओ आप कहाँ तक पढ़े हुए हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट थे, कितने मार्क्स आपको मिले थे, क्या क्या टीचर्स आपके फेवरेट हैं, आपकी एजुकेशन किसने फाइनेंस की थी। तो इस हिसाब से 5 या 6 क्वेश्चंस एक साथ आपको पूछे जाते हैं। इसका आपको सीक्वेंस याद करना है और उसी सीक्वेंस और सीरीज में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके PIQ से फ्लो होते हैं। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर आपने प्रोवाइड किया है, जो पहले डोसियर के पहले पेज में आप लिखते हो, उसमें से सारे क्वेश्चंस ये सब फ्लो करते हैं। जनरली आपको IO कंफर्टेबल करेगा। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेगा कि कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, कैसा था स्टे, ये सब। उसके बाद में देन धीरे बिल्डअप करके ही ऑल्सो वांट्स, वो चाहता है कि आप रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद में आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। वो नहीं चाहता कि आप नर्वस होके आंसर दो। सो उस इंटरव्यूइंग ऑफिसर की मदद करो, आपकी मदद करने के लिए, आपको पास करने के लिए। माइंड कूल रखो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दो, उसी सीक्वेंस और सीरीज में आप आंसर दो, ठीक है। और इसमें बाद में जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स IO पूछता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है, और उसके बाद में सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कि आपके ड्रॉबैक्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। और कोई अगर क्वेश्चन उसको लगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि PIQ से आपके पूछना चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि आपके अगर परफॉर्मेंस में 10th के मार्क्स ज़्यादा है, 12th के कम है, और फिर आपके ग्रेजुएशन में ज़्यादा है, तो ये आपका इनकंसिस्टेंसी क्यों है, तो उसका आपके पास लॉजिकल जवाब होना चाहिए। सबसे सिंपल चीज इसमें, जो आप सच है, जो फ्रैंक है, जो ऑनेस्ट चीजें हैं, वही आप बोलो। क्योंकि जब आप ब्लफ करने चाहते हो या एग्जैजरेट करते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाती है, आपका फ्लो खराब हो जाता है और आप सोचने लगते हो, ठीक है। इसमें जितना ज्यादा फ्लो में रहेंगे इंटरव्यू में, उतना ज्यादा आपका बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। डे 5 में कॉन्फ्रेंस होती है, सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू बी रिकमेंडेड मनसा वाचा कर्मणा, तीनों चीज से, साइकोलॉजिकल टेस्ट से, GTO टेस्ट से और इंटरव्यू ऑफिसर के टेस्ट से जो भी निष्कर्ष निकला है, तीनों टेक्निक से सब उसके बाद में डिस्कस करते हैं। एक सेमी सर्कल बना होता है, सेमी सर्कल जैसे वो दिया हुआ है, बट उसमें कैंडिडेट सबसे पीछे होता है, सबसे आगे जो होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर और डेप्टी कमांडर बोर्ड, और अगर एडिशनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर बुलाया है, बैच की साइज ज्यादा है, तो वो सबसे सामने होते हैं। आपके लेफ्ट साइड में होता है GTO 1, GTO 2, और एडिशनल अगर जरूरत ज्यादा है तो। और इस साइड में साइकोलॉजिस्ट, जिसमें 2 सिविलियन होते हैं और 2 से 3 सिविलियन, एक फौजी होता है जिसको आप टेक्निकल ऑफिसर भी बोलते हैं। सो ये सारे लोग यूनिफॉर्म में होते हैं। तो सिचुएशन आपको थोड़ा सा टेंस लगती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पीछे एक स्क्रीन होती है, आपके आने से पहले ही आपका पूरा इवैल्यूएशन उस स्क्रीन में हो जाता है कि कितने मार्क्स आपको हर टेक्निक में मिले हैं। और अगर किसी एक टेक्निक में आप पास हो, तो अगर दूसरे या तीसरे टेक्निक में किसी क्वालिटी में किसी ने आपसे कोई क्वेरी है किसी की, ठीक है, तो वो ये टाइम है कॉन्फ्रेंस का टाइम कि आपसे क्वेश्चन पूछ के वो क्वेरी निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर से डिस्कस करके वो अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। और जो क्वेरी होती है वो सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर के थ्रू ही पूछा जाता है। जैसे किसी ने बोला कि मुझे उसके फैक्टर 2 में या फैक्टर ऑफ हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा कि ये ग्रुप में जेल नहीं कर पाता, ये इंडिविजुअल परफॉर्मर है और ये अडेप्टेबल ग्रुप में नहीं होगा, तो आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेंगे और उसके आपके जवाब पे निर्धारित करेंगे
आपके जाने के बाद में फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसा स्टे था, क्या था, कहाँ कहाँ घूमे, कोई सजेशंस, ये सब ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको कोई सजेशन नहीं देना है, आपका स्टे अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, आप बहुत खुश हो, आपने बहुत दोस्त अच्छे बनाए हैं, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है। क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वहां से आपको चले जाना है, ठीक है। कोई ज्यादा उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कॉन्फ्रेंस का टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो ये प्रोसीजर होता है और उसके बाद में इसके रिजल्ट्स हैं वो सबको कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके सारे सब लोगों सब कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस होने के बाद में एक जगह पे बुलाते हैं और रिजल्ट्स उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये होता है कॉन्फ्रेंस का प्रोसीजर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको हेल्प करेंगे टीएटी में। टीएटी में आप स्टोरी के जितना नजदीक होगे उतना आपकी अच्छी स्टोरी होगी। आप हीरो जो स्टोरी का है वो हीरो को खुद समझो, उस जो लोकेशन है ये आपके जान पहचान की लोकेशन होनी चाहिए और इसको फिक्स करो टाइम, किस महीने किस साल, इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आप स्टोरी के ज्यादा क्लोज होगे और आपकी स्टोरी अच्छी बनेगी। WAT में सबसे अच्छे कमेंट्स जो वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशनल वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर सन बोल दिया जाए तो सन का कि आई लव सन ये पर्सनल हो गया है, ठीक है। वी शुड प्रे सन ये इंजंक्शनल हो गया है। एंड सन राइजेस इन द ईस्ट ये ऑब्जर्वेशनल हो गया है। ऑब्जर्वेशनल में भी डिग्री ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरी करता है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट ये 1 डिग्री है ऑब्जर्वेशन की, एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म अ हीलियम आइटम इन द सन, ये एक और डिग्री हो गई ऑब्जर्वेशन की। सो कौन सी डिग्री अच्छी है ऑब्जर्वेशन की? डेफिनेटली जो 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स 1 हीलियम एटम इन द सन, वो फैक्ट है, लेकिन वो फैक्ट सबको नहीं पता है। जिसने पढ़ा हुआ है 12th या उस लेवल पे, तो ऑब्जर्वेशनल कमेंट्स, ऑब्जर्वेशनल वर्ड्स, सेंटेंसेस आर द बेस्ट। एंड उसमें भी जो अच्छी डिग्री का है, जो रेयर ऑब्जर्वेशन है, रेयर फैक्ट है, वो ज्यादा है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ के, उन पे देख के, बहुत सारी बुक्स पढ़ के। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको कॉमन सेंस यूज करना है अपना। प्रैक्टिकल प्रायोरिटी दो सिचुएशन को, कि अगर आप SSB में जा रहे हो और ट्रेन में हो और ट्रेन में कोई झगड़ा हो रहा है, ये जनरली कॉमन है, या फुटबॉल मैच में हो, आपका कैप्टन इंजर्ड हो गया है, उसके बाद आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आप जिम्मेदारी लो, आप दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है। आप ट्रेन में भी उनको कोशिश करोगे झगड़ा सॉल्व करने की, या सारे मीन्स को रिसोर्सेस को यूज करके, दूसरे मुसाफिरों को यूज करके उनको मतलब बता के, या रेलवे के अंदर TC होता है और एक पुलिस वाला होता है, उसको ढूंढ के और उसको ले आके, तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर रही है, इमीडिएट प्रॉब्लम। और SSB भी जाके आपको अटेंड करना है। वैसे ही जैसे फुटबॉल का मैच है, आपका कैप्टन टीम का वो हो गया, तो आप जिम्मेदारी लोगे, टीम को मोटिवेट कराओगे, जीतोगे, और उसके बाद जाके कैप्टन को खुशखबरी दोगे। सो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी लेनी है, पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, और खुद की अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन, इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, और क्या बनना चाहते हो, ये सारा इनके जो ओपिनियंस है उसके बाद में आपका फ्लो करेगा कि आप लाइफ में किस मुकाम पे हो, आपके एम्बिशंस क्या क्या है, और उसको आप किस तरीके से कैसे अचीव करोगे। सो जितना आप सच के पास रहोगे, इनकी ऑनेस्ट ओपिनियन लोगे, उतना आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो TAT, WAT, SRT में क्लियरली आ जाती है, ठीक है। और अगर सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ अलग लिखा है, सो वो आपकी फिर ट्रेनेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को अगर समझते नहीं हो तो आप सुधर नहीं सकते, सुधार आप में आने के चांसेस कम है, ठीक है। सो इसको जितना ऑनेस्टली लिख सकते हो उतना ऑनेस्टली लिखो। GTO टास्क में जैसे कुछ ही टॉपिक्स मैंने लिए। ग्रुप डिस्कशन में जैसे मैंने स्क्रीनिंग में भी आपको बताया है, अलाउ करो,
दूसरे मेंबर्स को बात करने का, ठीक है। एक उसमें कोई विवाद नहीं करो। एक डिसएग्रीमेंट का भी एक तरीका होता है कि एग्री करके उसको डिसएग्री करना है कि किस तरीके से ये पॉइंट है, मैं एग्री करता हूं लेकिन मेरी ओपिनियन इस पॉइंट में थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। कोई सही या गलत नहीं होता है, हम लोग सब डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पॉइंट प्रोजेक्ट कर सकते हो। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में अपना इंडिविजुअल सॉल्यूशन आपको देना ही देना है। फिर ग्रुप के साथ में भी जहां आपको लगता है कि नहीं दूसरे का कोई लॉजिकल सोल्यूशन है या ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करो और मानो कि हाँ ठीक है वो सही है और मैं गलत हूं। उसी से आप इंप्रूव भी कर सकते हो। ग्रुप टास्क में मदद करनी है, रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं जो रूल्स बताए जाते हैं, रूल ऑफ रिजिडिटी, रूल ऑफ कलर, इन्फिनिटी रूल, डिस्टेंस का रूल, ये सारी चीजें आपको रूल्स फॉलो करनी है। आपको ग्रुप के साथ रहना है, ग्रुप में सबके साथ चलना है, ठीक है। और आपका बिहेवियर कोऑपरेटिव होना चाहिए, सोशली आप एडेप्टेबल होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको करनी है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपका जो स्टेमिना है और आपका फिजिकल फिटनेस है वो पता चलेगी। तो इसमें आप प्रैक्टिस करो, आप अपना भागो दौड़ो, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करो, फिजिकली फिट रहो, क्योंकि इस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ये सारी चीजें, जब आप टार्जन जंप करते हो, ठीक है, टाइगर लीप करते हो, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो एक तो आप चोट खाओगे और ऑब्स्टिकल नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू में कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करके जा सकते हो क्योंकि वो 5-6 सीक्वेंस ही होते हैं। सो आप उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। आपके जो PIQ से है बेस्ड क्वेश्चन वही होंगे। सो अगर आपने PIQ अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसको किसी से देखा है, इवेल्युएट किया है, सो आप पता लगा सकते हो कि आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। और कुछ कॉमन पॉइंट्स देखो, ये जो असेसर्स होते हैं इनका ट्रूप्स लीड करना, ऑपरेशन में जो आपके GTO होते हैं वो कम से कम 200 से 400 लोगों को कॉम्बैट में, पीस में लीड कर चुके हैं। उनका सिलेक्शन एज ए GTO बहुत टफ होता है। उसके बाद वो आते हैं, तो आप कतई ये मत समझो कि आप किसी को ब्लफ कर दोगे। सिमिलरली इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपके जो होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, डेप्टी और कमांडेंट। तो उसमें आप उनका एक्सपीरियंस, 1000 लोग उन्होंने कॉम्बैट और पीस में कमांड किए हैं, लीड किए हैं, मोटिवेट किया है, उनको देखा है, परखा है, ब्रिगेड कमांडर रह चुके हैं तो उनका 1000 से 2000, और कर्नल रह चुके हैं तो उनका 1000 के आसपास उन्होंने लोगों को इंटीमेटली देखा हुआ है, परखा हुआ है। तो एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि आप कोई ब्लफ कर सकते हो उनको। आप नहीं ब्लफ कर सकते, आपको ब्लफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है। वो समझ जाते हैं, तुरंत आपको पकड़ लेंगे वो, भले वो बोले नहीं बोले। और जैसे ही आपको भी पता चल जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपका फ्लो खराब हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको अपना पॉइज रखना है, आपको अपना फ्लो रखना है। तो आप अच्छे तरीके से तब रख सकते हो जब आप के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हो, कोई चीज नहीं हो, आपने गलत चीज नहीं बोली हो, या अगर आपको लगता है कि हाँ सर दिस इज रॉन्गली मेंशन्ड या ये मेरी गलती है, तो आप उसको पीस कर लो उसी टाइम से। इसी तरीके से है। तो एक मिनट के लिए भी मत सोचो कि ये आपको पहचान नहीं पाएंगे। आप किसी से अपनी पर्सनालिटी इवेल्युएट कराओ, एक टेस्ट दो, उसके बाद में आपको अपने बारे में पता चलेगा और उस तरीके से आप अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने सोचा आपको बताऊं, और काफी लोगों को मदद किया है इन सब चीजों ने। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है जो मैंने आपको बताया है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।